નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝનો ખાસ કાર્યક્રમ અને હું છું આપની સાથે નતાશા। દર્શક મિત્રો, એક તરફ વૈશ્વિક મહામારીનો સામનો કરતો ભારત દેશ પણ તેની સામે દેશના દુશ્મનોનો પણ સામનો કરવો તેટલો જ જરૂરી છે। હવે એક તરફ જ્યારે ભારત દેશ વૈશ્વિક મહામારીની પરિસ્થિતિનો સામનો કરી જ રહ્યું છે, આર્થિક બાબતે પણ કઈ રીતે ભારત દેશ સદ્ધર થઈ શકે તે બાબતના ઘણા વિચાર વિમર્શ થઈ રહ્યા છે, પણ સામે બીજી તરફ જે ડ્રેગન સૈનિકો છે તેઓ સતત પોતાની તૈયારીઓમાં વધારો કરી રહ્યા છે અને ક્યાંક અહેવાલ સામે આવ્યો કે હવે ચીની સેનાએ પોતે યુદ્ધ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાની તૈયારી કરવાનો દિશા નિર્દેશ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ જિનપિંગ દ્વારા તેની સેનાને આપવામાં આવ્યો છે। હવે આ તે કેવી પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવી શકે અને ભારત દેશની તૈયારીઓ કેટલી છે, આ તમામ બાબતોની ચર્ચા કરવી અનિવાર્ય છે। તેનું મુખ્ય કારણ છે કે જો ચીની સેના યુદ્ધ માટે તૈયાર રહેવા શી જિનપિંગનું આહવાન છે તો તેની પાછળના કારણો કયા છે, શા માટે અત્યારે પોલિટિકલ પ્રેશરમાં શું જિનપિંગ આવીને અથવા તો પછી જીઓપોલિટિકલ કનેક્શન, કયા એવા પ્રેશર છે કે જેને કારણે અત્યારે જિનપિંગ દ્વારા આ તમામ સૈન્યને દિશા નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે। અને આ જ વિષય અંતર્ગતની ચર્ચા સાથે આજે આપણે આ કાર્યક્રમમાં આગળ વધીશું। આપણી સાથે પેનલ ઉપર સુરક્ષા નિષ્ણાતો એવા જોડાઈ રહ્યા છે। આપણી સાથે સૌપ્રથમ રિટાયર્ડ વિંગ કમાન્ડર પ્રફુલ્લ બક્ષી જોડાયા છે, તેમની સાથે છે कर्नल रोहित देव। सर जी, आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल प्रफुल्ल जी मेरा आपसे रहेगा कि सवाल ये है कि चीन ने युद्ध के लिए तैयार रहने को अपने सैनिकों से कह दिया है, इसके पीछे का आप कारण क्या समझ रहे हैं? अभी क्या वक्त था जब जिनपिंग ने अपनी सेना को ये दिशा निर्देश दिया है? देखिए, जैसे आपने कहा सेना को निर्देश दिया, ये तो हेड ऑफ द स्टेट का डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है और ये तो डायरेक्ट हेड ऑफ द वहाँ पे जिसको कहते हैं सुप्रीम कमांडर भी है, टाइट्यूलर नहीं जैसे कि हिंदुस्तान में है। वो एक्चुअली कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली आर्मी को और सेकेंडली अपने निर्देश टाइम बाय टाइम देते रहते हैं मोरल रेजिंग के लिए इत्यादि। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा ये मैसेज क्रॉस द बॉर्डर भी चला जाए कि देखिए मैंने अपने फौज को चेतावनी दे दी है, आप बच के रहिए इत्यादि इत्यादि। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर दुश्मन पे भी पड़ता है, मोरल रेजिंग भी होती है और दिस इज अ नॉर्मल जेस्चर ऑफ अ मिलिट्री कमांडर। वो अपने को मिलिट्री कमांडर से कम नहीं समझता जिनपिंग। तो ये जो है ये बात करेगी, पर क्वेश्चन बात सारी ये है, मैं आपको बता दूं उसको पता है, उसके दो रीजन, ये दुधारी तलवार है। उसको ये भी पता है उसकी फौज जो है मेंटली लड़ाई के लिए रेडी नहीं है। उनके पास में इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है, वो मानता हूं, और उनकी जो प्रोडक्शन है, उनका एक्सपोर्ट ऑफ आर्मामेंट बहुत हाई है, 85% है। वो कई चीजें बनाते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाते हैं, पर उनके जो सैनिक हैं, वो जो सिंगल यूनिट फैमिली के जो सैनिक आते हैं, वो 5-5 साल के लिए मेजॉरिटी ऑफ द उनके आर्मी है। भारत के जैसे नहीं है कि आपका सोल्जर जैसा लाइफ लॉन्ग का ज्यादा सोल्जर होता है, वो नहीं। वो 5 साल के लिए आता है, कॉलेज बॉय है, MBA कर रहा है, वो उसको 5 साल खत्म करके जाना है और उसको ये लद्दाख और लेह बड़ा भारी पड़ रहा है। वो कोल्ड वेदर झेल सकते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड की उनको हैबिट नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है, ना उनको एक्सरसाइज कराई गई हाई ऑल्टीट्यूड पे और ना ही उनको माउंटेन वॉरफेयर का ज्ञान है। यहाँ तक कि उनके पायलट्स को भी वैली के अंदर अटैक करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ पे डीप वैली है, जहाँ पुल आउट हाइट 18,000 फीट है, आप यहाँ पे समुद्र की सतह 500 फीट पे पुल आउट करते हैं, वो अगर 18,000 फीट पे पुल आउट करना है, वहां पे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनको। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये मैं उस पर नहीं बात करना चाहता। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि चीन इस समय आपको ये दिखावा कर रहा है, लड़ना नहीं चाहता। वो बड़ा खुश है कि बिना लड़े अगर उसका काम चल जाता है, वो एक मीटिंग और मांगेगा, भारत एक मीटिंग दे देगा, फिर विंटर आ जाएंगी, विंटर निकलेंगी, फिर बातचीत के दौरान फिर कुछ करके करके वो जैसे समुद्रम चौंग में 8 विंटर हमने निकाल दिए थे, जैसे उसने चाइना, फिर हमने तक आके उसको खदेड़ा था, इस तरीके से यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इसके पहले कि हमको 8 साल वेट करना पड़े, हमको तो मई में ही खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि उसकी जितनी जमावड़ा बनाया था, उसने अपने आर्मर्ड कॉलम्स लेके आया, उसने अपने मैकेनाइज्ड कॉलम लेके आया, उससे पहले ही उसको, क्योंकि टेरिटरी हमारे उसमें थी, क्या कहते हैं, फायदेमंद थी, हमारे हेलीकॉप्टर अटैक कर सकते थे, वो चोक पॉइंट पे फंस जाता। ये हमने उस समय शायद नहीं किया, क्या सोच थी अब ये मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा।
और हमारी जो, एक ही चीज बता देता हूँ, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं हमारे में, ये मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम इधर उधर होती है, अब होनी शुरू हुई है सीडीएस के आने के बाद, पहले वो भी नहीं होती थी। तो जो है वो हमारे जो कमांडर्स को वो हुक्म आता है वो करना पड़ता है। ये जो प्रॉब्लम हमारे कंट्रीज में है, जहाँ पे ऐसे आर्मी और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जैसे इंडिया में चलता है वैसा है, उन्हें प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम उनके चाइना जैसी कंट्री को नहीं होती, वो डायरेक्ट काम होता है। ये जो चीजें हैं ये ऊपर नीचे हमें करती हैं, पर जो मनोबल है भारत की फौज का वो चीन से बहुत अधिक है। चीन का फौज डरी हुई है और हमारी फौज को रोकना पड़ रहा है। नहीं तो वो अगर आप उसको अभी अभी कह दो निकलने के लिए, दे विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। वो मतलब इतना जोश है, फर्क यहाँ पे। सर जी, आप जैसे बता रहे हैं, सवालों की पारी को आगे बढ़ाते हैं। कर्नल साहब, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि चलिए मान लेते हैं जिनपिंग ने जो भी ऑर्डर्स दिए हैं अपनी आर्मी को, लेकिन इसका प्रभाव अब जब भारत देश की आर्मी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमारा सैन्य कितना तैयार है, एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है। और दूसरा कि ताइवान मामले में अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रखी है चीन ने, और इसकी असर क्या उन्होंने अब भारत पे भी साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के चक्कर में हम पे भी ये दबाव डालने का एक प्रयास हो सकता है जिनपिंग का? जी, दोनों सवालों का आपको जवाब देता हूँ नताशा जी। पहले तो जो ये आपने बात की, हमारी तैयारी हमारी तैयारी नताशा जी शुरू हो गई थी डोकलाम के इंसिडेंट को देखते हुए। और हमारे देश ने देखा कि 2019 सितंबर में हमने एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया लद्दाख के रीजन में एक एक्सरसाइज की, उसका नाम था एक्सरसाइज चांगथांग। एंड उस एक्सरसाइज ने दर्शाया ना केवल हमारी थल सेना का जो पराक्रम का जो जज्बा है या जो उनकी प्रिपरेशन है, ये भी दिखाया कि इंडियन एयरफोर्स की क्या काबिलियत है, हमारे स्पेशल फोर्सेस की क्या काबिलियत है, और हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस की क्या काबिलियत है। और इसी का एक सारांश है 2017 डोकलाम के बाद से लेके चीन ने अपने दोनों रीजन्स लांगजाओ और चेंगडू को मिलाया और वेस्टर्न कमांड बनाया। तो उस थिएटर के अंतर्गत काफी उसमें परिवर्तन आया, काफी असला बारूद आए एयर डिफेंस के माध्यम से और पैसिव मेजर्स के माध्यम से। और उसके बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया अपना और मिलिट्री को आगे आगे धीरे धीरे एलएसी की तरफ लाए, और वो लाएंगे, आगे भी लाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक भारत का सवाल है, हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें आईटीबीपी और भारत की सेना, चाहे वो थल सेना हो वायु सेना हो, सारे अग्रसर हैं। और हमने देखा है जून के बाद 15 तारीख के बाद एक डिसीजन डिलेमा था हमारी शायद सरकार के पास कि इसको आगे कैसे लेके जाए, मिलिट्री रुख से और कूटनीतिक रुख से, क्योंकि हमारी एग्रीमेंट साइन है, हथियार नहीं चलाने, वो सब था। गलवान ने यह दर्शाया कि बिल्कुल अनसस्पेक्टिंग वे में जो हमारे ट्रुप्स गए उनसे मिलने के लिए उस दोपहर को, और जो उन्होंने किस तरीके से बर्बरता से वो पराक्रम किया हमारे ट्रुप्स पे, एम्बुश किया उनको। और उसके बाद से जो हमारे गलवान ब्रेव्स ने जो गाथा रची वहां पे ब्रेवरी की, और जिसमें कि 3 गुना से ऊपर मारे चीनी को, तब समझ में आया हमारे को भी कि भाई चीन बोलता कुछ है करता कुछ है, वो तो पहले से चल रहा था, बट इस हद तक गिरेगा कि बर्बरता पे उतर आएगा, ये पहली बार हमारे ट्रूप्स ने एहसास किया। और हमने उस दिन एक लाइन ड्रॉ की कि आज के बाद मिलिट्री तरीके से ही मिलेंगे अगर आगे मिलना है एलएसी के। तो हमने भी 15 जून को एलएसी पार करके उनको मारा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और काफी मारे लोग। उसके बाद क्या हुआ, हमारे आईटीबीपी का रिलोकेशन हुआ, थल सेना और खास तौर पे वायु सेना का काफी रीओरिएंटेशन हुआ है। साहब ने बताया आपको किस तरह से नए अटैक हेप्टर जो आए हैं वो क्या कर रहे हैं वहां पे। आपने देखा है अपने टेलीविजन सेट्स पे राफेल से लेके जैगुआर सब। किलोमीटर का एरिया और मेनलैंड चाइना से लेके वहां तक का आता हुआ एरिया, इंक्लूडिंग एयरफील्ड, सबकी काफी रीसेंट जो नॉलेज है वो हुई है। और साथ ही जो अभी पहल चीन ने की है, चीन पहले क्या करता था, उसको एक ताइवान जैसा छोटा देश मिला मेरे हिसाब से, जिसको डरा दिया धमका दिया, उस हिसाब से किया। भारत को उसने अभी तक मेजर नहीं किया था मिलिट्री तौर पे इस हिसाब से। तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से कूटनीतिक तौर पे वो बैकफुट पे जा रहा है, किस तरह से प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, पर उसके हमको धौंस में और उसके झांसे में नहीं आना। क्यों? क्योंकि हमारी जो तैयारी है जून से लेके सितंबर एंड तक की, वो इतनी अच्छी है, और हमारे रिजर्व्स ऐसे पोजीशनड हैं कि जो चीन के ऊपर एलएसी पे कहीं और भी पहल कर सकते हैं। ये खतरा है चीन को। इसीलिए आप ये भक्तियां सुन रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे, लड़ाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे।
लड़ाई चीन के हित में है ही नहीं। चीन ने अगर लड़ाई और कर दी विश्व पे कोविड डालने के बाद, तो चीन ना आर्थिक रूप से ना कूटनीतिक रूप से इसको सह पाएगा। जहां तक ताइवान का सवाल है, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं काफी अन्य देश चुपचाप, और यूएस दे रहा है काफी खुल के सपोर्ट। जहां तक कि उनका जो एग्रीमेंट का सवाल है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि ताइवान के रुख पर अमेरिका अटैक कर देगा चाइना पे। पर जहां तक जो उनकी तजवीज बन रही है, जो आपने देखा पिछले एक हफ्ते में, इस हफ्ते में कांग्रेस के पास लेके जा रहे हैं यूएस सेनेट में पास करवाने को, असला बारूद देने को ताइवान को, ये डायरेक्ट पुश है। जी जिनपिंग ने तो वहां भी बोला है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि ये नहीं होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि विश्व उनकी कुछ सुन रहा है ऐसी बातों को, और ना ही भारत सुन रहा है। जहां तक भारत का सवाल है, इतने अच्छे प्रयास हुए हैं कूटनीतिक तौर पे, और अभी आपने देखा है पहली बार उनके तो साथ, चलो ब्रिगेड के साथ ऊपर के ऊपर लेवल पे पॉलिटिकल कमिश्नर हर मीटिंग में आते थे। अब हमारे दोनों देश के, हमारे देश के भी डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं और उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो आपने ज्वाइंट स्टेटमेंट देखा अभी हाल में, जो 2 दिन पहले, वो ये दर्शाता है कि भारत ने एक टफ स्टैंड ले लिया है कि आपको करना है तो आप स्टेटस को एंटी में जाइए। जो मैं कहता हूं वो नहीं जाएगा कभी चीन, ना इस साल ना अगले साल। तो हमको तैयारी उस हिसाब से करनी है। पर जहां तक हमारा प्रदर्शन है, वो बिल्कुल फोकस्ड है कि अगर आपने मिलिट्री कोई पहल की एलएसी के पीछे, तो हम भी जवाब देंगे कहीं और जाके। तो ये चीन को खतरा है। और जहां तक ताइवान का सवाल है, आपने देखा किस तरह से पत्रकारों को बोला गया है हिंदुस्तान में कि आप ताइवान की बात नहीं करेंगे। वो कौन होते हैं? और आपने देखा क्या रिएक्शन देश का आया। तो देश के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला, मीडिया ने जो थोड़ा बहुत बोला। पर जो आपने रुख देखा देश के बाकी 1.3 बिलियन लोगों का, वो दर्शाता है कि देश की मंशा क्या है। तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक जो डिप्लोमेटिकली हमने अभी साज ली है, वो है प्लॉजिबल डिनाबिलिटी। तो हमने आपको खुल के कुछ बोला ही नहीं कूटनीतिक तौर पे। हमारी जो जनसंख्या है वो बोल रही है, आपकी भी बोल रही है, ताइवान की भी बोल रही है। बट आप देखिए कि 1 बिलियन लोग में से अगर 10 मिलियन भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं, लेख लिख रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं विश्व में, तो क्या फर्क पड़ रहा है। और चीन का जो पूंजी उन्होंने लगा रखी थी कूटनीतिक तौर पे प्रोपेगेंडा करके, मीडिया हाउसेस को खरीदने की, बिजनेस को खरीदने की, एनजीओ खरीदने की, वर्ल्ड एजेंसीज को खरीदने की, वो सब अभी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। और मैं समझ रहा हूं कि जो ये प्रोपेगेंडा का रुख था, ये डाउन हो रहा है। और जो पूरे विश्व की, जिसमें कि हम भी शामिल हैं, जो ओपिनियन शेपिंग हम कर रहे हैं कूटनीतिक तौर पे, वो हमारे मिलिट्री एडवांटेज पे भी है। जिस तरह से रूस ने हमको हथियार दिए, फ्रांस ने खड़े होकर बोला हम इवन मिलिट्री पहल करेंगे विद इंडिया, जैसे अमेरिका हमको सपोर्ट कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया क्वाड की फॉर्मेशन हो रही है, जापान आगे आ रहा है, एक्स्ट्रा लोग जो आ रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, वियतनाम बोल रहा है हमारे पक्ष में। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये पहल हो रही है। और ताइवान भारत के साथ है, खुल के उनके प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं आजकल मीडिया पर कि भारत हमारे साथ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो कूटनीतिक, आर्थिक और एक मिलिट्री माहौल बन रहा है। और उसमें आर्थिक भी इंपॉर्टेंट है। चीन क्यों बौखलाया है? पता है अगले 1 साल में, 2 साल में जो निवेश पूंजी वहां हो रखी है इंडस्ट्री की, सर्विसेज सेक्टर की, वो निकलेंगी, जापान जाएंगी, यूएस वाले यूएस में जाएंगे और काफी कुछ भारत की झोली में आएगा। तो चीन को ये भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप ओवरऑल देखें इन तीनों डायमेंशन में, तो हमारे देश ने काफी अच्छा माहौल पैदा किया है। और मिलिट्री बिल्कुल सैनिक तौर पे सचेत है, प्रिपेयर्ड है। और कोई भी कंटीजेंसी जो चीन की तरफ से आएगी, पीएलए की तरफ से आएगी, उसके लिए बिल्कुल हम सक्षम है। इतना बोलना चाहूंगा अभी के लिए। आपका कोई और प्रश्न तो प्लीज पूछिए। बिल्कुल सर, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रफुल्ल जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आप एडअप कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था, जैसे कर्नल देव कह रहे थे, हमारे हमारे सारे एंगल्स की बात हो रही है। मिलिट्री एंगल पे तो देखिए ऐसा है, अब ज्यादा बातें नहीं करनी हमने, सिंपल सी चीज है। हमने अगर इन मीटिंग से पहले अगर ये कहा होता कि 01 अप्रैल 2020 के लाइन से आप पहले चले जाइए, बात आगे तब बढ़ेगी। हमने शायद नहीं बोला क्लियरली। अगर हमने क्लियरली बोला होता चाइना को कि यू हैव टू गो बैक और एल्स वी विल डू दिस दिस दिस, हमने भी वहां एग्रेशन नहीं दिखाया। हालांकि हमने अपने सारे जहाज रेडी किए हुए हैं। अभी आपके पास कई कमेंटेटर्स आएंगे, वो सारे कुप्पन के बारे में बोल देंगे, पर वो पड़े हुए पड़े हैं। मतलब दारा सिंह रेडी है कुश्ती करने के लिए, पर वेट कर रहा है, शुरू नहीं हो रही। क्या जूते बदल दिए, टोपी बदल दी, सब कुछ हो गया। ये जो चीज है, ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा। वी विल हैव टू वॉक द टॉक। नहीं तो क्या होगा, आपकी फौज जो खड़ी होती है, जो हमारा और आपका बात करना दूसरा होता है, पर एक सूबेदार और हवलदार जो वहां बैठा है, उसके मन में दूसरी बात आती है ज्यादा। अगर आप, क्योंकि उसकी भी भारत माता है, भारत माता मेरी और आपकी नहीं है, और अफसरों की नहीं होती।
वो भी अपनी माँ, धरती माँ को माँ समझता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, जब डिप्लोमेटिक चैनल पे आती है बात, हमने अभी तक ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं दिया है। हमको उसकी एम्बेसी खोल देनी चाहिए। हम किसके लिए वेट कर रहे हैं? तिब्बत की एम्बेसी हमें इन एग्जाइल खोलनी चाहिए और दलाई लामा से माफी मांगनी चाहिए कि आपको हमने हैप्पी बर्थडे नहीं विश किया था, मारे डर के नहीं विश किया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, माफ करना इफ आई एम साउंडिंग हार्श, बट ये बात हुई है। और ये हमारी, अब मेरे को खुशी ये है कि इतने 3 महीनों में ही हमारे थिंकिंग में चेंज आ रहा है। ये जो चेंज आ रहा है, ये एक बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी निशानी है कि अब हमारा स्टांस चेंज हो रहा है। और फिर जो हमने साउथ चाइना सी में जो किया हुआ है, अब हमको अपना अपग्रेड करना चाहिए वेपन सिस्टम। और पूछना चाहिए कि क्या अब मंशा है, हमारे वॉरशिप्स कौन कौन से चाहिए आपको, जो आपके चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं एक्सरसाइज में जाने जाने। और दूसरा, जब क्वाड्स की बात आती है, आपको जान के हैरानगी होगी कि अमेरिका ने क्लियरली बोल दिया कि हमको चाइना को अब चाइना की सारी एक्टिविटीज को रोकना पड़ेगा। जापान ने कुछ नहीं बोला, इंडिया ने कुछ नहीं बोला। ये जरूर बोला कि हम ये रोकना पड़ेगा, ये करेंगे, वो करेंगे। ना जापान ने, ना इंडिया ने, ना ऑस्ट्रेलिया ने डायरेक्टली चाइना को बोला है। देखिए, ऐसा है, क्वाड्स की मीटिंग हो गई है, बड़े उसको पब्लिसिटी हमें मिल रही है, सब कुछ ठीक है, पर देयर हैज टू बी समथिंग मोर देन दिस। अभी हमारे को थोड़ा और एटलीस्ट मीडिया हैंडलिंग में, एटलीस्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर तो हमें एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। जो लद्दाख और लेह में एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। 29-30 को हमने अपनी हाई ग्राउंड्स अपने वाली है, हमने कोई चाइना की नहीं ऑक्यूपाई किया। बेसिकली चाइना आपकी धरती पे बैठा हुआ है, अभी आपकी धरती पे है, और आपको उसको निकालना है, और वो है वॉकिंग द टॉक। लेट अस सी हम क्या करते हैं। एक सवाल और बन रहा है रोहित जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपने बता दिया कि ग्लोबल प्रेशर हो सकता है, जियो पॉलिटिकल हो सकता है, कूटनीतिक के आधार पे हो सकता है, आर्थिक प्रेशर हो सकता है, लेकिन अब जैसे प्रफुल्ल जी बता रहे हैं कि वील हैव टू वॉक द टॉक, लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा है कि भारत ने जब भी कूटनीतिक मामलों में चुप्पी साधी है तो ये चुप्पी कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदे कारक भी रही है। लेकिन अब जब हमको एक्शन लेने की बारी है तो क्या अभी हमारा एक्शन लेना कोई त्वरित कदम तो नहीं हो जाएगा? नताशा, बिल्कुल नहीं। भारत की जो कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, और आपने इंटरव्यूज भी देखे होंगे डॉक्टर जयशंकर के, उससे काफी ज्ञात होता है कि आपने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपने काफी मीडिया में देखा है कि प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते। अगर चीन का नाम नहीं लेते और चीन की ये दशा कर दी है कि उनकी जो भी फॉरेन मिनिस्ट्री वो बोलती है कि हमको बातचीत करनी चाहिए, ये एक हमारा एक बल है। और आप बल को ऐसे मत देखिए सिर्फ सैन्य तौर पे। 1.3 बिलियन will outgrow Chinese population। तो वर्ल्ड मार्केट कहां पर है? इंडिया में फ्यूचर का। वर्ल्ड डिफेंस की जो सेल्स होंगी वो कहां होंगी? इंडिया में होंगी। पैसे किसके पास आएंगे? इंडिया के पास आएंगे। सो आप जिस तरह से भी आप देखें, इन सबका एक सम्मिलित इफेक्ट है, ये अलग अलग नहीं है। तो नेशनल पावर्स की जो आप बात करते हैं, उसमें हमारे देश की जो गवर्नमेंट है और जो बाकी जो कंपोनेंट्स है, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो सेना हो, वो सारे उजागर होके अभी सामने आए हैं और उसको शेप कर रहे हैं। टाइम लगता है। अगर आपने बात करनी है मिलिट्री तौर पे, मैं बताता हूँ क्या है। आपने जो ये ब्लैक टॉप और ये जो बाकी इत्यादि जो एरियाज भी जो हमने अभी लिए हैं, उसका चाइना ने कैसे प्रोपेगेंडा किया बोल के कि भारत हमारे में आया। जो मर्जी बोल ले, हमको क्या मिल रहा है? हमको मॉर्डो के अंदर एक साइट मिल रहा है, जो भी उसके मैकेनाइज कॉलम्स वहां से मार्च करेंगे हमको मालूम पड़ेगा। मिलिट्री तौर पे एक चीज जो बहुत विशेषज्ञ नहीं समझते हैं वो है कि जो ग्राउंड है जिसके ऊपर लड़ना है, जो क्षमता है, वो तिब्बत है। तो तिब्बत में तो चाइना अपने आप से लड़ेगा नहीं, कौन लड़ेगा उससे? भारत अंदर घुसेगा। तो जितने भी आप सिनेरियो देखेंगे एलएसी के ऊपर, अच्छे जो एवेन्यूज बनते हैं ऑफेंसिव लॉन्च करने के, वो टिबेटन प्लेटो में बनते हैं। और भारत में क्षमता है, और वो क्षमता क्यों अच्छी हुई है? आप देखें C-130 जो एयरफोर्स का एक जहाज है, उसकी काबिलियत ट्रुप्स को ऊपर से पैराड्रॉप करने की, उसकी काबिलियत लो फ्लाइंग में बीएमपी जैसे जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, जिसके अंदर की लोग भी कूदेंगे अलग से और इक्विपमेंट भी गिरेगा वहां पे, छोटा मिनी टैंक तौर पे, वो काबिलियत है। स्पेशलिस्ट आरटी गन्स सब गिराने की काबिलियत है। आप चिन्ह को देखें, उसमें काबिलियत है उठा के डालने की प्लेटफॉर्म पर एक पर्टिकुलर टनेज तक इक्विपमेंट, जिसके अंदर की आईसीबी भी आती है। तो आप देखें अटैक हेप्टर्स देखें,
आप देखें कि किस तरह से जो हमने अभी अपना जो संचालित किया मिलिट्री माइट, वो बहुत ज्यादा है। आपने क्या देखा अरुणाचल में, कुछ ड्रेस पहन के सिविलियन को बना के चीन ने भेज दिया। चीन की प्रॉब्लम क्या है कि जो भी वो लड़ाई करता है उसका एक उसूल रहा है जिसको वो कहता है इंग्लिश में जस्ट वॉर, सुनजू का एक ट्रांसलेशन है। हर एक चीज को एक मौन जमा पहना के अपने अपने जो उसके सिटीजन है उनको कुछ पाठ पढ़ाता है कि भाई ये जस्ट वॉर के लिए हम जा रहे हैं, तो वो गार्नर कर रहा है वो सपोर्ट। जीजिंग का बोलना, अरुणाचल में ड्रेस पहन के बिना हथियार के खड़ा होना, ये सब उसके उसके अंतर्गत है। पर भारतीय सेना को आप देखिए, हम ऐसी कोई बात ही नहीं करते। हमको बड़ा क्लियर है ये जमीन हमारी है और ये जमीन आपकी नहीं है। जहां तक विंग कमांडर बख्शी ने बताया, मैं उसको थोड़ा एक खुलासा और कर दूं। जो आप एरिया देख रहे हैं पगांगसो का, चीन का मानना है फिंगर 4 उसका इलाका है, हमारा मानना है फिंगर 8। तो वो जो पूरा एक एरिया बनता है नॉर्थ साउथ और झील के आसपास, वो एक एरिया है जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन में आता है इंडिया में। वो एक लाइन नहीं है। गलवान में एक इमेजिनरी लाइन है, मैं कहता हूं कि ये पत्थर की लाइन हमारी है, वो कहता हूं पत्थर की लाइन उसकी है। वहां पे जो मुठभेड़ हुई वो लाइन के ऊपर हुई, बट एरिया के ऊपर अगर मुठभेड़ नहीं हो सकी, और चीन क्या करता था, आता था 4 तक और वापस जाता था। हम भी जाते थे 8 तक, वापस आते थे। चीन ने पिछले 8-10 साल में वो रोड बनाई जो कि आगे तक आई। हमने उसको उस टाइम कंटेस्ट नहीं किया, तो अब वो उस रोड पे पेट्रोलिंग करता था, हम भी उसी पे चले जाते थे, चलता रहा। इस बार उसने वहां पे ताले लगा दिए। तो ऐसी कोई हमारी सर जमीन ऐसी नहीं जो कट के गिर गई है चीन के झोले में। उसको एस्केलेट करने का जो मिलिट्री मादा चाहिए उसकी भी जरूरत नहीं है। आप भरोसा रखिए, ये एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल है। बहुत सारे सीनियर विशेषज्ञ और आर्मी चीफ रिटायर्ड ने कहा था अप्रैल मई में, जब मैं टीवी पे गया था और मेरे को लोग बोल रहे थे कि ये नहीं, शायद नहीं होगा। सबका मानना था कि चीन ये करता रहता है, अभी करेगा तुरंत निकल जाएगा। मैंने कहा ना इस साल जाएगा ना अगले 5 साल तक जाएगा, जब तक कि हमारी क्षमता और नहीं बढ़ती। और ये मैंने बात लिखी है अपने लेख में। 8 साल नहीं जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ बख्शी जी, और मैंने डोकलम में लिखी थी। अगर आप मेरा फेसबुक पोस्ट और आर्टिकल पढ़ेंगे उस टाइम का, और बहुत लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज किया कि आप क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा ये 2018-19 तक में ये हमारे तरफ डायरेक्ट आएगा, आप तैयार रहिए और ये चलेगा। भारत की आप बॉर्डर रोड्स की क्षमता देखिए, किस तरह से जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे उसको थोड़ी खुली छूट दी गई है, और ब्रिजेस और सब और इंफ्रा बन रहा है, जरूरी है हमारे लिए। तो 5-7 साल तक हमारा क्या होना चाहिए, जहां कंट्रोल करना है कंट्रोल करिए, उसको कंटेन करिए, एवेन्यूज खोलिए छोटे मोटे, जैसे ब्लैक टॉप खोला, कोई और खोला, और अपनी माहिरता दिखाइए मिलिट्रीली, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। और अपनी सैन्य शक्ति को, चाहे वो थल सेना और वायु सेना हो, उसको इतना अच्छा करिए कि वो रिएक्ट कर पाए। आप देखिए एयरफोर्स की क्या सुपरियॉरिटी है, और मुझे आज तक नहीं समझ में आता, मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, कि 62 में एयरफोर्स क्यों नहीं यूज की। इतनी अच्छी कॉम्पिटेंट फोर्स आज के डेट में, अगर वो 1/3 इक्विपमेंट उठा के चाइनीज एयरक्राफ्ट उड़ते हैं तिब्बत में, हमारे तो अंबाला से फुल कैपेबिलिटी में उड़ के जाके मार कर सकते हैं। ये क्षमता है हमारी। एयरफोर्स की पैकेजिंग ऐसी है कि 5 राफेल काफी हैं पूरे का पूरा एक पैकेज डालने के लिए टिबेटन प्लाटो के ऊपर, इंक्लूडिंग मैकेनाइज्ड फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस। ये क्षमता होने के बाद भी कूटनीतिक तौर पे इतने हम अच्छे हो चुके हैं नताशा, पिछले कुछ सालों में हम बोलते कुछ नहीं, हम सपोर्ट गार्नर कर रहे हैं, और हम दिखाएंगे कूटनीतिक तौर पे कि भाई चाइना ने गलती की। जैसे कि चाइना बार बार बोल रहा है कि भारत ने ये किया, हम दिखाएंगे उसने गलती की, उस गलती की वेट कर रहे हैं। और अगर वो एस्केलेशन हुआ जो चाइना के हित में नहीं है, मैं आपको आज ही बता रहा हूं, मिलिट्री लिमिटेड ऑप्शन भी जो है वॉर का, चाइना के हित में नहीं है, भारत के हित में है। बट भारत फिर भी नहीं करेगा, क्योंकि कूटनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे इतना गेन कर रहे हैं कि उसको कंटेन करने में हमारी फिलहाल भलाई है, और हमारा हमारा रुख भी वैसे ही होना चाहिए जब तक हमको कोई पुश ना करे। पटली सर, प्रफुल्ल जी आपको भी सुन लेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, बख्शी जी बिल्कुल त्वरित आपके भी मंतव्य सुन ले। मैं ये बोलना चाहता हूं, चाहे कर्नल देव ठीक कह रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है, फर्स्ट थिंग इज, आपको अगर अपनी मिलिट्री स्टैंडिंग ठीक करनी है, अपनी लॉस्ट टेरिटरी के ऊपर करिए, इंटरेस्ट दिखाइए कि जो हमारी लॉस्ट टेरिटरी है उसको गेन करने के लिए क्या, और अगर जैसे 62 में एयरफोर्स लगाई होती तो उस समय में 2.5 से 3 ब्रिगेड पीओडब्ल्यूज होते चाइनीज के हमारे पास में, 6 स्क्वाड्रन थे हमारे पास, जिनको हमने वहां से निकाल के पंजाब में और दिल्ली भेज दिया था। ये गलती उस टाइम करी थी क्योंकि हमारी नीति ठीक नहीं थी। और बाय द वे, हमारी नीतियां अभी हाल ही में ठीक हुई हैं, ये अभी अब ठीक हुई हैं, थैंक्स टू चाइना। हम 65-71 जीते, और थैंक्स टू चाइना नाउ आफ्टर डोकलम कि हमारी ये हमने डेवलपमेंट शुरू करी, अदरवाइज आई एम सॉरी वी वुड हैव बीन स्लीपिंग।
बिल्कुल एक तो महत्वपूर्ण बात हमको जो जानने मिली है वो है कि नेशनल पावर के साथ साथ सैन्य शक्ति भी कैसे और किस तरह से आगे बढ़ रही है वो जानने का हमारा जो प्रयास था। आई एम श्योर कि ये डिस्कशन काफ़ी लंबा चल सकता है, पर हमारे पास समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए थैंक यू सो मच कर्नल, और थैंक यू सो मच बख्शी साहब, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। તો દર્શક મિત્રો, ચીન સામે અને ચીનની નીતિઓ જે છે અત્યારે ચીન સામે ભારત દેશનું પ્રદર્શન કઈ રીતનું રહેશે તે તો આગામી સમયમાં આપણે જોવાનું રહેશે, પણ દેશ સમજી વિચારીને પગલાં ભરે તે મહત્વપૂર્ણ છે। આવા ઘણા વિષયો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને આપશો રજા। નમસ્કાર।